नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय द्विवेदी। देश भर में हाहाकार मचा हुआ है हवाई यात्राओं को लेकर। जिस तरह से पिछले 5-7 दिन में हंगामा रहा है, हड़कंप मचा रहा है, अफरा तफरी रही है, देश के हर एयरपोर्ट पे अफरा तफरी हो रही है क्योंकि सरकार ने एक आदेश किया और उस आदेश का एग्जीक्यूशन जो एयरलाइंस थी उन्होंने नहीं किया। मोटे तौर पर एक ऐसी बड़ी एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है इस समय, जिसका शेयर सबसे ज्यादा है, 60% से ज्यादा ट्रैफिक उनके पास है, हवाई जहाज उनके पास ज्यादा है, लेकिन पायलट्स नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। सरकार ने कहा था कि किस तरह से ठीक किया जा सकता है, पायलट्स को, क्रूज को कैसे आराम से चलने देना चाहिए, उनकी सर्विस रूल्स क्या होने चाहिए, आराम कितना मिलना चाहिए, यानी क्योंकि यात्रियों की जान का मसला है, यात्रियों की जान जोखिम में न डालें। जुलाई में फैसला हुआ, नवंबर तक इसको लागू होना था, दिसंबर तक किसी ने देखा नहीं कि भाई सरकार के आदेश को कोई मान, क्योंकि सरकार ने सोचा कि सरकार है तो उस बात तो माननी पड़ेगी ना। लेकिन इंडस्ट्री में जो लोग बैठे होते हैं वो तो और बड़े लोग होते हैं, वो तो सोचते हैं कि सरकार चलाते हैं। तो कोलैप्स हो गया। पर सरकार जागी नहीं, सरकार बहुत देर से जागी। जागी क्या, जब नींद में थोड़ा सा खटखटाहट ज्यादा हो गई, हंगामा ज्यादा हुआ था, थोड़ी सी नींद खुली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। धीरे धीरे जैसे हुआ, सरकार झुक गई इंडिगो के आगे, उनकी ब्लैकमेलिंग के आगे, और सरकार ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया। यानी यात्रियों की जान की जोखिम की चिंता सरकार को नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन मेरा समझना तो अलग बात है, कोई मसला नहीं होता। मैं तो एक आम आदमी की तरह से बात करता हूँ। हमने कहा इस बड़ी इंडस्ट्री पर चर्चा करते हैं नीरज वाजपेयी जी के साथ, जो इंडस्ट्री को समझते हैं, एविएशन को समझते हैं, बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, सरकार है, उनकी नीतियों को बहुत बारीकी से देखते हैं, तो उनसे बात की जानी चाहिए नीरज जी से। नीरज जी अपने जो एन शो है, उनका जो सुपर हिट शो है, उस पर तो चर्चा करते रहते हैं, उस पर वो कॉरपोरेट्स की चर्चा करते हैं। हमने कहा हम आम आदमी की भी बात कर लें सर, कि क्या है ये आपके कॉरपोरेट मित्रों ने जो आम आदमियों की सांस हलकान में डाल दी, उसका क्या मायने। जी नमस्कार, और सारे मित्रों को नमस्कार, और जिनको बहुत तकलीफ हुई उनसे मेरी सिंपैथी है। और जी। ये एक तरीके से जो पूरा इंडिगो फियास्को हुआ, ये साफ ये दिखाता है कि हम लोग कई बार ट्रिगर हैप्पी हो जाते हैं और एक सिस्टम को सिस्टम के तौर पर नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि दुनिया सब हंकी डोरी है, ऐसे ही चलती रहेगी, और इसमें कंप्लीट केओस मुझे डीजीसीए और इंडिगो को दिखता है कि दोनों के बीच में कोई भी ऐसा सामंजस्य नहीं था जिससे इशू को टैकल किया जा सकता समझते थे। इंडिगो ने नो डाउट पूरे देश को रैंसम में रखा, हजारों जी। फ्लाइट उसने कैंसिल की है और पब्लिक परेशान है। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जोन है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते ज्यादा। लेकिन डीजीसीए का आप देखिए क्या सिस्टम आपने बनाया। जब आपने पूरा सिस्टम दिया उनको कि 48 घंटे की रेस्ट चाहिए पायलट को, ठीक है, अच्छा सिस्टम आपने बना दिया, लेकिन उस सिस्टम को लागू करने से पहले क्या इंडस्ट्री से बात हुई थी? अगर हुई थी तो इंडिगो का वो बयान सार्वजनिक करिए। अगर नहीं हुई थी तो आपने क्या फॉल बैक प्लान रखा था? क्योंकि रेगुलेटर किसी भी सेगमेंट का हो, उसको पूरी स्थिति मालूम होती है कि हमारा सिस्टम चल कैसे रहा, क्योंकि चला आप ही रहे हैं। और या कोई अगर आदेश दिया, उसका फॉलोअप क्या हो रहा है। फॉलोअप क्या हो रहा है, अगर आपको मालूम है कि एक कंपनी 2200 फ्लाइट रोज उड़ाती है और उसकी ये स्ट्रेंथ है पायलट की, इतनी फ्लाइट वो रोज ले जाते हैं। अगर ये रूल लागू हुआ तो 48 घंटे का कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे तो साहब इतने पायलट उनको एडिशनल चाहिए, जो कि इन्होंने भर्ती नहीं किए या कर रहे हैं, ये जैसा भी है। तो उससे क्या हो सकता है ये आपको नहीं पता था। अगर आपको नहीं पता था तो आप बहुत ही इनएफिशिएंट डीजीसी है। अगर आपको पता था तो आपने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया? जब आप उसको लागू करा रहे थे तो आप पहले कह देते ना कि आप मुझे इतने पायलट की भर्ती करके वो लिस्ट दिखाइए, तभी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी। तो ऑपरेशन चलता रहता और आप बैकएंड में इस काम को ठीक करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एकदम से एक तुगलकी फरमान कि अब लागू होगा ये, तो सामने परिणाम है, क्योंकि सामने वाली जो कंपनी है इंडिगो, उसको भी समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम बंद कर देंगे, जाइए, मेरे पास नहीं है पायलट। पायलट एक ऐसी चीज होती है कि कोई सड़क का ट्रक ड्राइवर था नहीं कि पकड़ लाया चलो चला लो। तो वो जो एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि हमने आपकी मजबूरी में आपको झुका दिया, वो एकदम हुआ है कि सरकार झुकी।
लेकिन वो झुकने की नौबत क्यों आई और वो कंपनी इतनी ढीठ या इतनी रिजिड क्यों रही, ये उन दोनों कमी, इसमें पब्लिक परेशान होती रही, पिसती रही, और एक तरीके से उस समय ही सब कुछ हुआ जब एक विदेशी राष्ट्रपति हमारे यहाँ पुतिन आए हुए थे। राष्ट्रपति आए हुए उसी दिन सारा हंगामा हो रहा है। ये भी तो सरकार के लिए, देश के लिए ये बड़ी बहुत ही देश के लिए अच्छी बात नहीं थी कि आपके देश में इस तरह क्योसिस हो रहा, और वो भी उस कंपनी के लिए हो रहा जो देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, सबसे एफिशिएंट कंपनी है, और उसमें ये क्योस हो रहा है। तो फॉल बैक सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, कोई समस्या हो जाएगी तो आप उससे कैसे निपटेंगे, इसका कोई तरीका डीजीसीए के पास नहीं था। ये है इसकी पूरी कहानी, और पब्लिक को इसमें आपने झिला दिया, परेशान कर दिया। पैसे खर्च कराए सो अलग, किसी की शादी में जाना, किसी को एग्जाम देने जाना, कोई बीमार है, कोई तरह तरह की चीजों से लोग परेशान हो गए। तो मुझे लगता है ये कंप्लीट क्योस डीजीसी और एयरलाइंस के बीच का है। सर मैं दूसरे तरीके से समझ, आपने कहा कि डीजीसीए और एयरलाइंस में जो एविएशन कंपनी है उसमें सामंजस्य नहीं था या जो भी था, मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं कि क्या दोनों में मिली भगत थी? सामंजस्य को छोड़िए, मिली भगत। दूसरा इसमें जोड़ रहा हूं मैं बात कि मान लीजिए पायलट कम थे, कितना परसेंट पायलट कम थे? 25% पायलट कम हुए, समझ लीजिए मोटे तौर पर, मुझे पता नहीं 20% हुए, 25% हुए, 10% हुए, 25% कम हुए, तो 25% फ्लाइट कम होनी चाहिए ना। अचानक सारी फ्लाइट में क्यों बंद हुई? ये मैं बहुत कड़े तरीके से, मैं बहुत इससे दुखी हूं। ये पूरा कयास कैसे कर दिया आपने? 25% पायलट कम है, आप 25% फ्लाइट कम कर दीजिए कि भाई हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और जो दूसरी एजेंसीज हैं, दूसरी एविएशन एजेंसीज है, जो डीजीसी है, जो उसकी रेगुलेटर एजेंसी है, वो उनके साथ मिलकर एक प्लान बी बनाए कि भाई इसको कैसे एडजस्ट हम कर सकते हैं। क्या ये नहीं है? जी विजय जी, आपका सवाल दो हिस्सों में है। एक पहला है कि अगर 25% हाइपोथेटिकली इतने पायलट कम थे और लाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू रोस्टर, तो क्यों नहीं हुआ और इसमें क्या मिली भगत थी? दूसरा सवाल है कि फॉल बैक प्लान क्या था, दूसरों के साथ मिलकर इसको क्यों नहीं एड्रेस, क्योंकि एक ही एयरलाइंस में प्रॉब्लम आई है ना, बाकी में तो आई नहीं। पहले हिस्से का जवाब ये है विजय जी कि जब आप इस तरह की कोई चीज लागू कर रहे हैं तो जो पायलट का रोस्टर बनता है वो रोस्टर जो है फ्यूजन में है कि एक पायलट दिल्ली से मुंबई गया, फिर उसका रोस्टर आगे कहाँ है पता नहीं हमें, क्या किसी दूसरी फ्लाइट पे ले जाएगा, सेम फ्लाइट को वापस ले आएगा। तो अगर चूंकि रूल लागू हो रहा पर्सन इंडिविजुअल पे कि इस पायलट को इतने घंटे की फ्लाइट के बाद रेस्ट देना है, तो इसलिए पूरी सारी फ्लाइटें आपके साथ कोलैप्स हुई एक साथ, क्योंकि आपने हर पायलट को उसमें एंगेज किया। संपादक रहे हैं चैनल्स में, चैनल बंद कर दिया क्या आपने कि कोई बिल्कुल एडिटर नहीं नहीं करते, आया या न्यूज बिल्कुल नहीं, एडिटर नहीं आया था? एब्सोल्युटली नो। इसीलिए तो लॉजिक समझ आ इसीलिए रहा था, ये लॉजिक मेरे नहीं, को भले नहीं उतर रहा। वो लॉजिक मैं से बता रहा हूं। उसका जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसका जवाब वहां पे है कि अगर मोटे तौर पे आपको ये मालूम था कि 25% फ्लाइट आपकी खराब होगी, यानी 2250 आप रोज उड़ाते हैं, तो आप 1500 से ज्यादा नहीं उड़ा पाएंगे, ठीक है? तो वो जो 500-700 फ्लाइट आप नहीं उड़ा पाएंगे, ये डीजीसीए को देखना था कि ये जो फ्लाइट्स आप 1 तारीख से नहीं उड़ाएंगे, ये फ्लाइट हम दूसरी जगह शिफ्ट कैसे? करेंगे। दूसरी एयरलाइंस को हम बोलेंगे कि ये एडिशनल फ्लाइट आप यहाँ पे उड़ाइए क्योंकि आपके पास लेवरेज है। तो मैंने कहा ना कि पहला सवाल का जवाब तो केओस है, उसमें अब मिली भगत है नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो केओस होना ही था कि अगर आप एकदम से किसी फ्लाइट को कहेंगे कि आपके ऊपर ये लागू है, तो चूंकि वो एक फ्लाइट में नहीं, हर पायलट के ऊपर वो रूल लागू, तो वो केओस हो जाएगा, 100% होगा। उस केओस को मैच करते या उसको मैनेज करते वो आपने नहीं किया, ये एकदम कंफर्म है। तो इसको मैं मिली भगत से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इनएफिशिएंसी है। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क है कि आप इसको मैनेज ही नहीं कर पाए। ठीक है। और जब मैनेज नहीं करेंगे तो ये होगा ही। दूसरी चीज है कि एक फ्लाइट का अगर 60% मार्केट शेयर है, तो क्या किसी को दिख नहीं रहा है कि देश में अगर 100 फ्लाइट उड़ती है तो उसमें 60 फ्लाइट एक कंपनी उड़ाती है, और अगर कोई इतना सख्ती से नियम लगाएंगे तो केओस हो जाएगा। बाकी 40 जो उड़ा रहे हैं उनको आपने क्यों नहीं स्लॉट दिए पहले से कि 3 महीने के लिए ये स्लॉट आपके हैं, आप उड़ाइए, क्योंकि इनके पास पायलट नहीं है। यहां पे आपका वो जो डाउट है कि मनगढ़ंत हो सकता है वो हुआ हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चनेबल है कि आपने ये क्यों नहीं मैनेज किया। तो या तो आप इनएफिशिएंट हैं या आप मिले हुए हैं, दो में एक चीज हो सकती है। अगर आपको ये मालूम था तो आपको ये करना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छा एक चीज और मजेदार आपको मैं बताऊं, इंडिगो नाम की जो कंपनी है वो अपने एफिशिएंसी को उसने पीक पे कर दिया है।
कैसे किया पीक में कि आप दिल्ली से मुंबई की ट्रेवल टाइम आपके उस पर बताया जाता 2 घंटा 10 मिनट, लेकिन एक्चुअली फ्लाइट टाइम 1 घंटा 40 मिनट होता है। तो आप अक्सर देखेंगे कि वो अनाउंस करते रहते हैं कि हम देखिए टाइम से पहले पहुंच गए, 1 घंटा 50 मिनट में पहुंच गए। तो ये जो 20-20 मिनट वो बचाते हैं, 24 घंटे में 20-20 मिनट बचा के वो 4 फ्लाइट और चला लेते हैं। हाँ। ये होता है इंडिगो में। तो वो एफिशिएंसी की पीक पर खड़े हो गए हैं, वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है। जब आप हाईवे पे जा रहे हैं 120 की स्पीड में, तो आपके पत्थर भी अगर टायर के नीचे आ गए तो गाड़ी एक्सीडेंट पलट जाएगी गाड़ी। इतनी एफिशिएंसी क्यों आपने करने दी उनको? क्वेश्चन यहां पे भी है डीजीसीए से कि इतनी एफिशिएंसी पे आपने उसको क्यों काम करने दिया कि गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उसने। ये यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। अच्छे शब्द, यही बात होती है ना बड़े लोगों की, जिसे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कह रहे हैं, इसे तो मैं मैक्सिमम शोषण कह सकता हूँ, गलत तरीके से। क्योंकि आपने उसको, उसमें क्या हो रहा है कि पायलट्स, क्रू मेंबर्स, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जो प्लेन्स हैं उनकी भी सर्विस पर, उनके रेगुलेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी तो कभी जांच करवाएंगे, क्योंकि आप भी बड़े लोग हैं, जांच करवा के देखिए कि कितने सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट आप देते हैं, कितने नहीं देते हैं, क्या वो झूठे बनते हैं, क्या सच्चे बनते हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो अक्सर ये होता है ना कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं मिला था, या ये सब। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं है, वो मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं उसका, अपनी फ्लाइट का, क्योंकि उससे ज्यादा से ज्यादा कमा सके। राइट, एफिशिएंसी पॉजिटिव टर्म है सर, सॉरी टू से। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूज आप उसको कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो ये तो डीजीसीए को देखना है ना। यस, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि मिली भगत नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं कि मिली भगत नहीं है, हम इस आरोप, वो तो मैं केवल ऐसे नाराजगी में बोल रहा हूं। लेकिन जो डीजीसीए को करना चाहिए था, उससे पहले एविएशन एजेंसी ने क्यों नहीं किया, एविएशन कंपनी क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पता था, मेरा ऐसा उदाहरण, आप इसका जवाब दें, कि वो यदि इसको ठीक कर लेते, 1800 फ्लाइट उड़ाते, मान लीजिए 25% कम कर लेते, उनका बिजनेस कम होता है ना। ये थोड़ी फ्लाइट, मान लो बॉम्बे में 20 फ्लाइट उड़ाते हैं, क्योंकि नीरज जी जाते हैं तो हर मिनट पे फ्लाइट चाहिए। विजय त्रिवेदी को इंदौर जाना है तो वो कल चला जाएगा, कम फ्लाइट कर लेते। यदि वो ऐसा करते तो फाइनली उनको सरकार के उस कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो जब ये कयोस खड़ा कर दिया उन्होंने कि देश भर में हड़कंप हो गया, हंगामा हो गया, तो सरकार को झुकना पड़ा, तो जीत तो उनकी हो गई ना। इसको ऐसे मैं समझता हूं। आप ठीक समझ रहे हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एफिशिएंसी को बड़े पॉजिटिव वर्ड में ले जाता है, लेकिन मैं एफिशिएंसी को कई मायनों पे नेगेटिव वर्ड में लेता हूं। आप इतनी एफिशिएंसी, हम लोग जब बिजनेस में भी देखते हैं कि कोई कंपनी अगर इतनी एफिशिएंट चल रही है कि 5-5 पैसे को वो अपने अकाउंटिंग में लेके चलती कि एक पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, दैट इज द रिस्क। हम लोग बिजनेस में उसको रिस्क मानते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, वो रिस्क है, वही कोलैप्स करता है बिजनेस को। अगर आप जिसको अपनी लखनऊ की भाषा में कहते हैं चूल पे चूल मिला के गाड़ी चल रही है, तो गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे हैं आप। ये रिस्क है, ये एफिशिएंसी का मतलब यहाँ नहीं, आप बहुत रहेगी, गलती की गुंजाइश नहीं हो गए हैं। ये रिस्क ले लिया आपने कि आप इतना एफिशिएंटली चला, आपको लखनऊ से बंबई जाना है और आपने 20 रुपए किराया रखा है, जितना कि होता ही है, तो मतलब आप 5 पैसे की गुंजाइश नहीं छोड़ रही। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? हाथ पैर फूल जाएंगे आपके। इस लेवल पे रिस्क होता है, इसलिए हम करें कि वो सुनने में लग रहा होगा एफिशिएंसी बड़ा अच्छा वर्ड है, दरअसल वो रिस्क है। और वो रिस्क हमको दिख गया कि इतनी एफिशिएंसी आप चलाएंगे तो ये होगा। इसलिए सरकार को, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, कि आपने क्यों नहीं कम की? हर 3 मिनट में बंबई से एक फ्लाइट क्यों होनी चाहिए? आपको रोकना चाहिए कि नहीं, इतनी फ्लाइट नहीं जाएगी। तो सारी तलवार आके इसलिए गिर रही है। देखिए, रिसीविंग एंड पे इंडिगो है, वो तो कल्प्रिट है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उस कल्प्रिट को रोक जो सकता था वो भी कल्प्रिट बन गया, उसने रोका ही नहीं। वो कल्प्रिट है। प्रॉब्लम यहां पे आई कि आपने क्यों नहीं रोका उसको। आप रूल लागू करने से पहले बंद करा देते ना, उनके उसके स्लॉट खत्म कर देते आप, कि आपके 25% स्लॉट खत्म, अब आप चलाइए फ्लाइट। क्यों नहीं खत्म करता है ना, स्लॉट बंद कर देता है कि आपके पायलट कम हो गए हैं, तो आप दिल्ली बॉम्बे 20 फ्लाइट के बजाय 15 उड़ाएंगे, बाकी सब जगह भी उड़ाएंगे। एक और इसमें आपको बता दूं मैं आपको, जो इस समय इंडिगो के सीईओ हैं, वो एक विदेशी व्यक्ति हैं, वो एक केएलएम नाम की एयरलाइंस है, उससे आए हैं वो। और उनको ये माना जाता है कि वो बहुत ही धुरंधर है एविएशन इंडस्ट्री के। तो उन्होंने इंडिगो को विदेशी रूट्स पे ज्यादा चलाने की कोशिश की है, क्योंकि जब आप एयर इंडिया की और इंडिगो की कंपैरिजन करते हैं तो उनकी फ्लाइट विदेश में ज्यादा है, तो उनकी फ्लाइट बहुत कम उड़ती है एज कंपेयर टू इंडिगो, लेकिन प्रॉफिट उनका
लगभग उनसे दुगुना या 1.5 गुना तो है ही है, क्योंकि उनके इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादा है। तो इंडिगो का फोकस इंटरनेशनल में ज्यादा है, और इंटरनेशनल में जब आपका पायलट जाएगा तो रोस्टर नहीं लागू हो सकता, क्योंकि वहां और ज्यादा समय लगता है। ये हाँ, भी तो एक और है, इसको भी ध्यान देना चाहिए डीजीसीए को, कि विदेशी फ्लाइट्स पे ज्यादा फोकस, इधर उधर जाएंगे तो डोमेस्टिक फ्लाइट में दिक्कत होगी ही होगी। तो ये तो केओस क्रिएट किया गया है। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें, जैसे अपने गुजरात में अभी जो हुआ था, दुर्घटना हुई थी, जी। उसमें अंत में क्या हुआ, पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हाँ। अब जो बेचारे मरहूम हो गए वो तो जवाब भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। है ना। ये कोई भी डिफेंस का भी प्लेन गिरता तो उसमें बेचारा पायलट ही दोषी ठहराया जाता है। नहीं तो वो इसलिए भी ना, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं जो बना रही हैं, उनको दोष कौन देगा, किसकी हिम्मत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही तो। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, हिम्मत क्यों नहीं होनी? अगर आप एक सॉवरेन देश है, आपके अंदर ताकत, आप उसको दोष दीजिए ना कि आपकी गलती हुई। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई, तो ये गलतियां दोहराई जाएंगी। हर कोई भी आपके यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, वहां पे यही प्रॉब्लम है कि प्लान बी नाम की चीज ही नहीं है। हम लोग तो प्लान सी तक बनाते थे कि प्लान बी फेल हुआ तो सी क्या करेंगे। चैनल हम लोग ऐसे थोड़ी चलाते 24 घंटे, वो भी एक एफिशिएंसी पीक पे चल रहा चैनल। ये चलता है ना। तो बी और सी दोनों रखते थे कि एक एंकर बीमार पड़ गया तो दूसरा, दूसरा बीमार पड़ गया तो तीसरा। अच्छा, ये कहते हैं कि कभी ब्लैक गया क्या चैनल पे? ब्लैक तो नहीं कभी जाता नहीं ना। गया, नहीं आज गया, एंकर क्योंकि आधा घंटा ब्लैक जा रहा है। एंकरों की ये शिकायत भी रहती थी कि मैं ऑफिस आके बैठा हूं, कुछ कर ही नहीं रहा हूं। भाई आप इसी प्लान के लिए बने थे कि आप बैठे रहें खाली। ये प्लान, अच्छा उसमें आदमी को लगता वेस्टेज है, ये तो वेस्ट हो रहा है, इसको और यूज करो, तो उसको कहीं और भेज दिया। दैट इज द सिस्टम रन करने का जो हमारे तरीका है, वो लाइव यही शो है। बाहर से फील्ड से कर रहे होते हैं, तो उसमें एक रिस्क होती है कि वो कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक एंकर स्टूडियो में बैठा ही रहता है फालतू। राइट राइट, लेकिन बिल्कुल सही बात। वो इसीलिए होता है ना कि वहां पर फील्ड में लिंक नहीं मिला। एक चीज समझाइए, एक तो किराए पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझाइए कि जो 60% शेयर मिल गया, 68% शेयर है, ये क्या है? कोई पॉलिसी नहीं है सरकार की? क्योंकि किसी भी चीज को आप मोनोपोली में भेज देंगे तो गड़बड़ होने के खतरे बढ़ जाते हैं। क्या ये भी पार्ट ऑफ प्लान नहीं होना चाहिए सरकार के एविएशन पॉलिसी का, कि कितने % सबके पास होना चाहिए? मान लीजिए आज और बड़े हो गए नीरज जी, तो 60 की बजाय 100% ही आप ही चलाइए, बोले सारे हवाई जहाज मैंने खरीद लिए। तो जैसे जैसे आप मोनोपलाइज करते हैं बिजनेस को, उसमें तो रिस्क बढ़ती जाती है ना, और दादागिरी भी बढ़ती जाती है। तो ये क्या कोई पॉलिसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, या होता है? मुझे समझाइए आप। इसको विजय, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे समझते हैं। हमें लगता है कि एविएशन में इनकी मोनोपोली है, लेकिन दो उदाहरण समझते हैं कि ये मोनोपोली क्यों खराब थी और नॉर्मली मोनोपोली क्यों क्रिएट हो जाती है। आपको तमाम सारे बिजनेसेस इस देश में मिलेंगे जहां पे मोनोपोली बन गई है। आप देखिए आपके टेलीकॉम में दो कंपनियों के पास 80% मार्केट शेयर है, जियो के पास और भारती के पास। आपके पास बिस्किट इंडस्ट्री में जाएंगे तो पार्ले और ब्रिटानिया के पास सारा 70% मार्केट शेयर है। एशियन पेंट और बर्जर पेंट के पास 60% से ऊपर मार्केट शेयर है। अब तो चाय भी ऐसी ही हो गई मोटे तौर पर। हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी सीमेंट 55% से ऊपर मार्केट शेयर है। ओला और उबर लगभग 100% मार्केट शेयर है। नहीं तो उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि कल रात को ही मैं लौटा था पूना से, तो जो 500 रुपए की फ्लाइट से 550 रुपए की फ्लाइट टैक्सी से आप आते हो, उसके रात को मैंने 1300 रुपए दिया। आप चाहे तो मैं अभी रसीद दिखा दूं। नहीं नहीं, अरे मैं खुद भुक्तभोगी हूँ दिल्ली में, तो भगवान जाने इतना महंगा क्यों है कि अगर आप एयरपोर्ट से नोएडा सेक्टर 78 जाएंगे तो 1200-1300 रुपए ले लेता है। नहीं, वो आप तो लिमोजिन से आते हैं, हम लोग इससे ये लिमोजिन से नहीं सर, मैं तो बाद में उसमें गया था जिसमें लिखा रहा था दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बूथ, उसने भी कहा था 1200 रुपए। तो मैंने कहा भाई मेट्रो से जाऊंगा मैं। तो ये तो अजीब कहानी है दिल्ली की, इतना तो मुंबई में नहीं महंगा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मोनोपोली क्रिएट होती है वो इसलिए होती है क्योंकि बिजनेस की अपनी एक काम करने के तरीके हैं, तो उसमें मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। एविएशन में 4 कंपनियां है ना, अकासा भी चल रही है, स्पाइसजेट भी चल रही है, एयर इंडिया चल रही है, इंडिगो चल रही है, तो लेकिन एक के पास 60% आ गया। मोनोपोली वहां बुरी नहीं है जहां पे आप एफिशिएंटली उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन एविएशन सेक्टर में जो मोनोपोली क्रिएट हुई है इसके पीछे भी रेगुलेटरी इश्यूज हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट रेगुलेटेड सेक्टर है। यहाँ पे आप एयरपोर्ट के किस हिस्से में पैदल चलेंगे या बैठेंगे वहां पे भी रेगुलेशन है ना। इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है वहां पे कि आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते।
तो जब डीजीसीए स्लॉट्स दे रहा है तो उसको मालूम है ना कि आप किसको स्लॉट दे रहे हैं। बिना एटीसी की परमिशन के तो फ्लाइट उड़ती नहीं है। अरे मतलब आपके भैंसाली डिपो की बस थोड़ी है कि कभी भी किधर मुंह उठा के चल पड़ी। ये तो फ्लाइट है, उड़ेगी तो पता है सबको। तो एक आदमी को इतने स्लॉट्स क्यों दिए गए, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ की जो मोनोपोली है वो खराब है और वो मोनोपोली का नतीजा ये है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर अगेन वो डीजीसी बेचारा आ गया कि तुमने क्यों दी थी इतने स्लॉट्स। या आपको दिख नहीं रहा था कि 65% मोनोपोली एक आदमी की क्रिएट हो गई है, तो उसको कम करना चाहिए। अदरवाइज किसी दिन ये प्लान बी सी डी आपका कुछ लागू नहीं हो पाएगा, केओस होगा। तो यहाँ पे भी मेरा ये कहना है कि वो इनएफिशिएंसी है, मिली भगत है, डाउट है। क्यों है इसका जवाब डीसी को देना चाहिए कि एक कंपनी को इतने ज्यादा आपने मोनोपोली क्रिएट क्यों करने दी। हर जगह मोनोपोली खराब नहीं होती, वो नेचुरली ग्रो होगी, 100% वो ग्रो होगी, लेकिन कहां पे ग्रो नहीं होने देना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सेक्टर की इंपॉर्टेंस है ना अपने आप में। एग्जैक्टली। आप बिस्किट में मोनोपोली क्रिएट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन बिस्किट नहीं खाएगा आदमी मर नहीं जाएगा। लेकिन एविएशन में अगर ये हो रहा है तो ये आपको सोचना चाहिए। अगर आप विदेश में जाएंगे तो वहां किसी की इतनी बड़ी मोनोपोली नहीं यूएस में कि सारी फ्लाइट एक कंपनी चला रही है। तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जी। अब जो फैसला बैकआउट किया गया या विड्रॉ किया गया या जिस पर काम नहीं हो रहा, तो ये तो एक तरह से मैं समझता हूँ एंटी पैसेंजर पॉलिसी है ना। बिल्कुल झुक गई सरकार कि सरकार झुक गई, यात्रियों की जान को जोखिम में डाल दिया। यदि मैं कड़े शब्दों में कहूं कि सरकार ने यात्रियों की जान को जोखिम में डालने का जोखिम ले लिया। बिल्कुल। आपको जो ये कहना है कि आपने यात्रियों की जान जोखिम में डाली, उस सेंस में कि अगर वो चल भी रही थी तो भी इसको ऐसे समझिए हाँ। कि अगर डीजीसीए को लगता है कि 48 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है तो ये नियम आप अब बना रहे हैं। तो इसका मतलब पहले आपको जो गलत लग रहा था वो जान की जोखिम पे ही तो चल रहा था कि आप पायलट को रेस्ट नहीं दे रहे और वो उड़ाया जा रहा, तो आप रिस्क ले रहे थे। मान लो आपने समझ लिया तो उसके बाद भी आप जानकर, ये तो जानकर हो गया ना, एक अनजाने में गलती होती है, एक जानकर हो गई, एक जानकर, तो ये तो जानकर गलती हो रही है ना। बिल्कुल। अब एक चीज और समझाइए कि इंडिगो की तो बहुत सारी हो गई जो उन्होंने किया गड़बड़ ज्यादा, लेकिन जो दूसरे और मित्र हैं, ये सारे आज का प्रोग्राम आपके मित्रों पर है। जिन मित्रों ने हवाई जहाज चला रहे थे उन्होंने 6,000 5,000 रुपए का टिकट जो है 50,000 रुपए का कर दिया। ये भी जो सामंजस्य डीजीसीए और एयरलाइंस का है, इसको भी थोड़ा समझा दीजिए हमें। मैं मिली भगत कि आपके बात से मैंने मिली भगत शब्द विड्रॉ कर दिया, तो ये जो सामंजस्य ये देखिए विजय जी, इसमें मेरी जानकारी के हिसाब से, मतलब अभी कल परसों कोई नियम बदल गया तो मुझे नहीं पता, एयरलाइंस में भी टिकट के जो फेयर प्राइसेस होंगे उनका एक बैंड है हर सेक्टर का, कि मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से इंदौर, चेन्नई से बेंगलुरु, सब सेक्टर का एक रेंज उन्होंने बना रखी कि इतने से इतने के बीच में ही किराया रहेगा। लेकिन वो रेंज इतनी बड़ी है कि एयरलाइन डिमांड सप्लाई के हिसाब से कभी भी उसको अपर पे रखेगी, ये भी सच है। तो ये लीवे है उनके पास, कहने के लिए है, नियम बना हुआ है, लेकिन वो रेंज इतनी बड़ी है कि वो एक समय पे जाके आपको वहां पे दिखेगी। जैसे अब इस समय 5,000 से कम का कहीं का टिकट मिलता नहीं है, आप चाहे जितना आगे का बुक करो, कभी भी मिनिमम 5,000। और अगर आपने 10-15 दिन पहले किया तो 10-12,000। मैं अभी लखनऊ से आया हूँ तो 12,000 रुपए फ्लाइट, दिल्ली से आओ तो 11,000 रुपए फ्लाइट। पहले ये नहीं होता था। इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि देखिए कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि एटीएफ पे जितना सरकार टैक्स लगा के एटीएफ महंगा करती है, वो एक एविएशन की कॉस्ट है, प्लस पायलट की सैलरी, क्रू की सैलरी, सिक्योरिटी की सैलरी, ये सब एग्रीड मानता हूं कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन उस कॉस्ट और सप्लाई के सामने एक मैच भी होता है। फिर एक समय ऐसा था 1100 रुपए सेल लगाते तो वो कैसे लगा रहे हैं आप? वो भी तो एक है ना कि आपके बीच में इतना हमने गैप छोड़ दिया है कि एयरलाइंस अपने मन से अपने हिसाब से डिमांड सप्लाई तय करें और किराया बढ़ा दें। तो वो जो रेंज आप देखेंगे, अभी कोई एक्सपर्ट आपको बताएगा एविएशन वाला, वो रेंज बहुत ज्यादा है। ये रेंज है 5,000 रुपए का टिकट 80,000 रुपए में बेच देंगे, ये रेंज है। हाँ रेंज है, ये रेंज है। तो वो बेच रहे हैं उसका। तो ये अब यहाँ पे सामंजस्य है या दूरदर्शिता नहीं है, या आपने रियल असेसमेंट नहीं किया उसका,
कि भाई एक लिमिट, अगर फ्लाइट इतनी महंगी हो जाएगी तो आप सोचिए ना कि कैसे चल रही है। और एयरलाइंस हमेशा घाटा दिखाती रहती है, घाटा दिखाते रहते हैं। 150 अच्छा, ये रुपए का जो समोसा बेच के भी घाटा हो रहा है आपको। और आपने जो कहा कि महंगी हो गई वो सब ठीक है। घाटे की एक बात होती थी 20 साल पहले तक, क्योंकि ट्रैफिक नहीं आ गया। आज ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया, मान लीजिए 300 पैसेंजर की 200 पैसेंजर की एक फ्लाइट है, जिसमें पहले 85 पैसेंजर जाते थे, तो उनका घाटा समझ में आता है। आज तो 200 के लिए 250 पैसेंजर आपके पास पड़े हुए हैं, खड़े है टिकट के लिए, तो फिर क्यों परेशानी हो रही? फिर तो मतलब उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना, फिर क्यों घाटा हो रहा है? दूसरी बात, उसकी प्राइस फिर उतनी की उतनी रहनी चाहिए, प्राइस बढ़ाने की क्या बात है? और जो तीसरा, ये जो डायनामिक प्राइसेस का जो आपने खेल किया है, इसकी क्या जरूरत है? मतलब कोई दिल्ली से बॉम्बे जाने में भीड़ बढ़ जाने से खर्चा बढ़ जाता है क्या? नहीं, इसमें विजय जी दो दो इसके इस सवाल में भी दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक बार आपको ऐसा लगे कि मैं एयरलाइंस के पक्ष में खड़ा हूं, नहीं, देखिए हमेशा एयरलाइंस आपको हमेशा एयरलाइन सॉरी। की जो कॉस्टिंग है ना, वो कॉस्टिंग है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही समोसा 150 रुपए क्यों हो जाता है। वहीं सड़क से बाहर निकलिए सांता क्रूज में 20 रुपए का वड़ा पाव मिलेगा, लेकिन उसके अंदर घुसते ही वड़ा पाव 100 रुपए क्यों हो जाता है? ये सवाल सरकार को देना है। ये एयरलाइन तो नहीं बेच रही एयरपोर्ट के अंदर, और फ्लाइट के अंदर तो और महंगा हो जाता है। ये क्वेश्चन है ना कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैकेनिज्म ऐसा है प्राइसिंग का, वो गड़बड़ कर रहा है। तो एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, एयरलाइंस की जो कॉस्ट है ना सर, वो फ्लाइट को लीज में लेते हैं लोग, वो लीज का किराया डॉलर में जाता है। आपकी करेंसी वीक हो रही तो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, हमको लग रहा है कॉस्ट नहीं बढ़ रही, पर उनकी कॉस्ट बढ़ रही। डॉलर 90 रुपए का है, तो जो किराया उनको भरना है सर, उसकी इस पर कॉस्ट, फिर किसी दिन बात एविएशन करेंगे। की कॉस्ट बढ़ेगी। नहीं, एक मिनट सुनिए आप, तो एक तरफ उनकी कॉस्ट हायर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी उतना ही सच है कि वो डायनेमिक फेयर के नाम पे कितना आपसे वसूल रही है जी। वापस करते समय आप पैसा क्यों काट रहे हैं? मुझे तो यही समझ आता है, अगर मैंने फ्लाइट कैंसिल वो की, कैंसिलेशन है, वो भी जीरो कैंसिलेशन नहीं है। जिसके लिए आप 1000 रुपए दे रहे हो उसमें भी कैंसिलेशन नहीं है। नहीं जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपके यहाँ लाइन लगी है टिकट खरीदने वालों की, तो जीरो कैंसिलेशन होना चाहिए। तो एक पार्ट वो भी है, और एक पार्ट ये भी है कि एयरलाइंस भी लूटने में लगी हैं। किराया बढ़ाओ, कैंसिलेशन के नाम पे जीरो करो। इवन जब सरकारी कंपनी थी एयर इंडिया, उसमें भी यही था सर। मैं भुक्तभोगी हूं, मेरे डेट चेंज नहीं कर रहे थे वो, कैंसिलेशन तो छोड़िए, मेरे को खाली डेट चेंज करानी थी, चेंज भी नहीं करते। उसके लिए मुझसे पैसे ले रहे थे वो हैवी। और मैंने उसके पीआरओ को भी लिखा, तब तो मैं चैनल में था, तो हमने कहा शायद दबाव में आगे कर दे, नहीं किया भाई ने। उसको लग रहा था मेरे ऊपर एहसान कर रहा है वो, उसने नहीं किया। तो मैंने भी कहा भाई मैं टिकट कैंसिल ही नहीं करूंगा, जब मुझे 100 रुपए ही मिलने हैं, 200 रुपए मिलने, तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा, और अंत समय तक तुमको टेंडर हुक में रखूंगा, फ्लीट खाली जाएगी। तो ये सरकारी एयरलाइंस में भी हुआ था जब एयर इंडिया थी। तो अब आप सोचिए कि किसको दोष देंगे आप? एयर इंडिया भी ऐसी वसूली करती थी जब वो सरकार चला रही थी कि कैंसिल नहीं करने देंगे, डेट चेंज करोगे तो दोगुना पैसा ले लेंगे, जबकि भीड़ लगी हुई है टिकट खरीदने वालों की। तो होल सिस्टम इज फॉल्टी, उसको नहीं, मैं रिवैम्प इस करने की नहीं सख्त समझ जरूरत है। कि ये कहा जाता है कि जो बिजनेस वाली रूट्स हैं, हैवी ट्रैफिक वाले, जैसे दिल्ली बॉम्बे है, दिल्ली बेंगलोर है, और जो रूट्स है उन पर टिकट, दूसरी जगह आप छोटी जगह जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता इसलिए महंगा होता है। आप दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे तो 5000 रुपए में चले जाएंगे, जो 1100 किलोमीटर है। दिल्ली से जोधपुर 600 किलोमीटर है, वहां 15000 रुपए का टिकट मिलता है। तो भाई उसमें खर्चा क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। एक चीज और, जो अभी हम लोग इंडिगो के लिए बहुत तारीफ करते हैं कि वो फ्लाइट समय से पहले चलाते हैं, ठीक है। इससे पहले एक चेंज हुआ था कि जब डीजीसीए नहीं, मेरे ख्याल से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कि ये रूल्स बनाया था भाई फ्लाइट का जो टाइम है वो भी सेट करेगा प्राइस को, कि भाई 1 घंटे से कम की फ्लाइट है तो उसका किराया 3000 रुपए होगा, 2000 रुपए को, वाट एवर जो था। तो उस समय ये एविएशन कंपनीज ने, मुझे ऐसा याद आता है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कि उन्होंने क्या किया कि फ्लाइट, मान लीजिए जयपुर से, दिल्ली से जयपुर 25 मिनट में फ्लाइट पहुंचती है, तो उन्होंने उसका टाइम रखा 40 मिनट, है ना। या दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट है 1 घंटा 30 मिनट की, 40 मिनट की, तो वो 2 घंटा 20 मिनट दिखाते हैं, ताकि वो 2 घंटे के ऊपर वाले टिकट रेट उसमें आ जाए। क्या ऐसा नहीं है?
और फिर उस पर ये और बताएं एहसान कि देखो हम टाइम से पहले आ गए। नहीं, देखिए इसमें क्या है विजय जी, कि जैसे 2 घंटा 10 मिनट का शायद टाइम है दिल्ली मुंबई का, लेकिन वो 1 घंटा 40 मिनट का फ्लाइट टाइम होता है, तो उसमें वो पहले पहुंच जाते हैं। ये लेवरेज टाइम इसलिए रखा गया कि आपने भी कई बार एहसास किया होगा कि आप एयरपोर्ट के ऊपर उड़ते रहते हैं, क्या, लेकिन क्या लैंड ये कारण है उसमें इम्पोर्टेंट है क्या प्राइस वाला? मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता ये कि वो उसको उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने एक लेवरेज ले रखा है कि नहीं साहब देखिए जब हमको एयरलाइन चलानी है तो हम तो 1 घंटा 50 मिनट पहुंचेंगे, लेकिन आपने टाइम सेट किया तो मैं पूरा टाइम लूंगा, पता नहीं आप उतरने दें ना उतरने दें। तो ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप बिल्कुल खुलेआम हमारे उस पॉलिसी को दोहन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं जहां की 40 मिनट का फ्लाइट टाइम 25 है, मिनट की फ्लाइट, हाँ 25 मिनट की है, और दिल्ली से मुंबई 1 घंटा 40-50 मिनट की है, तो आप क्रॉस सब्सिडाइज क्यों नहीं करते? वो ज्यादा का मिलता है सर टिकट, सब्सिडाइज छोड़िए आप। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि एयरलाइन की बैलेंस शीट थोड़ी अलग अलग बनती है, कि दिल्ली वही जयपुर की बैलेंस शीट अलग है, दिल्ली मुंबई की बैलेंस शीट अलग है, बैलेंस शीट तो एक साथ बन रही है ना। तो अगर वहां आपको आधी फ्लाइट जा रही है भर के, 180 में से 60 लोग ही जा रहे हैं, तो वो सब्सिडाइज होगी ना मुंबई वाली से जो फुल जा रही है। जी, आप उसके लिए ज्यादा किराया थोड़ी वसूलेंगे कि भाई एक फ्लाइट उड़ाने का इतना खर्चा, इससे कम तो हम लेंगे नहीं, चाहे 3 लोग जाए चाहे 13 लोग जाए। जी, तो क्रॉस सब्सिडी करिए ना, क्योंकि सब सामूहिक बैलेंस शीट बनती है आपकी। पीएनएल हम एक साथ देखते हैं ना, अलग अलग रूट के पीएनएल थोड़ी हम देखते हैं। तो ये कंपनियों के इंटरनली अपने को प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए वो कर रहे हैं ये। अब लेकिन इसमें चूंकि कंपनियां कैसे रन कर रही है हम डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप इस रूट पे इतना किराया रखो, लेकिन जो बैंड बनाया डीजीसीए ने, उस बैंड को रिलुक करने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज कि सरकार या डीजीसीए ये तय करे कि कोई भी कंपनी इससे ज्यादा फ्लाइट नहीं उड़ाएगी अनलेस कि आपके पास उतनी सुविधाएं हों, कि आपके इतने पायलट हैं, इतने प्लेन हैं, और अभी वो रेशो देख रहा था, वो पर कैपिटा सबसे मतलब जो पर फ्लाइट के हिसाब से पायलट का जो होना चाहिए वो सबसे नीचे है, जो सबसे बड़ी बिल्कुल है, है। हाँ सबसे नीचे है तो कि फिर उतना डीजीसीए का काम है ना लैंडिंग टाइम आपको लगता है। ये डीजीसीए का काम देखने का, आप अलाउ कैसे कर रहे हैं? ये रेगुलर सिस्टम की बात बता रहा हूँ। ये क्लीन हाइजीन है सर, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग की जरूरत नहीं है। ये सिंपल हाइजीन सिस्टम है कि एक एयरलाइंस कितनी फ्लाइट उड़ा सकती है सेफ्टी के साथ, रीजनेबल तरीके से और अच्छे से। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं कि इसमें नासा के साइंटिस्ट बैठेंगे तो डिसाइड करेंगे। ये तो कॉमन लोग आदमी, जो सामान्य बुद्धि का आदमी तय करेगा कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं उड़ा सकते। जब फैसिलिटीज आपके पास हो जाए, आपके पास 10 पायलट हमेशा बेंच पर रहते हैं, तो आप उड़ा लीजिए 60% और ज्यादा। लेकिन जब नहीं है तो क्यों उड़ाने दे रहे हो आप? वही कह रहा हूँ मैं, तो ये भी तो डीजीसीए के मैनेज पार्ट का है ना, रेगुलेशन बिल्कुल का। बिल्कुल। एक चीज और समझनी थी मुझे कि अभी इससे अलग है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, कि अभी सरकार ने एक योजना शुरू की, उड़ान योजना। उसमें जो छोटे छोटे शहर थे वहां पर भी वो बना दिए गए, एयरपोर्ट्स बना दिए गए और वो किए गए। मैं अभी उसकी देख रहा था रिपोर्ट कि उसमें से 50%, ऑलमोस्ट 50 नहीं तो 40% एयरपोर्ट काम नहीं कर रहे। अब वो तो क्या होता है, नीरज जी को जहां इलेक्शन होता है वहां झंडी दिखाए जाते हो आप, है ना। और आज वो 40% एयरपोर्ट्स नहीं चल रहे। दूसरी बात, और जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठे, उसका मतलब था कि सस्ती हवाई यात्रा। तो अब तो सस्ती हवाई यात्रा तो हो ही नहीं रही। तो इस सब का क्या मायने? अच्छा, दूसरा, आप जैसे मैनेज कर दो, आप जब दिल्ली बॉम्बे, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे हैवी ट्रैफिक वाला है, तो वहां आप डायनेमिक प्राइसेस लगा के प्राइस को बढ़ाते हो और कहते हो कि हमारे पास तो डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला होता है। ये एक तो नीरज जी जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इतने फॉर्मूले बना दिए कि समझ नहीं आता। तो बोले कि ये डिमांड सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है तो हम पैसा ज्यादा लेंगे, ठीक है। लेकिन दिल्ली बरेली है या दिल्ली लखनऊ है या दिल्ली जोधपुर है, वहां पर ट्रैफिक नहीं है, तो कहते हैं यहाँ पे तो चलती नहीं है इसलिए हम ज्यादा लेंगे। तो जहां ज्यादा भीड़ है वहां पर इसलिए ज्यादा लेते हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला नीरज जी ने समझाया। दिल्ली जोधपुर में फ्लाइट का किराया ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि नीरज जी ने समझाया कि वो कॉस्ट कैसे होगी। तो ये फॉर्मूला की सारी गरीब आदमी के लिए बनाई है आपने। देखिए ये जो एयरलाइन हवाई जहाज की पूरी बिजनेस है, इकोनॉमी है, मतलब सॉरी टू से ये सस्ती नहीं हो सकती।
अगर आप ये सोच रहे हो कि 2-2,500 रुपए की फ्लाइट लेके हम लखनऊ पहुंच जाएंगे दिल्ली से, तो ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी एक फिक्स कॉस्ट है, वो उतनी लगेगी, और उसके उड़ने और लैंड होने यानी टेक ऑफ और लैंडिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो रेगुलेटेड है सर। वो कभी फ्री नहीं हो सकती कि कोई भी कहीं से उड़ गया और लैंड कर गया। ठीक है, तो फिर तो बोलिए ना कि आपके लिए भाई साहब। नहीं, देखिए, ये सस्ती फ्लाइट वाइट तो नहीं हो सकती, ये तो भूल जाइए। मैंने भी 20 साल से इस इंडस्ट्री को देखा है, नहीं हो सकती वो, क्योंकि उसकी एक इतनी कॉस्ट है, वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। प्लस आप उसको दूसरे फैक्टर देखिए ना, कि आपकी करेंसी, इन्फ्लेशन, ये सब बढ़ रहा है, तो खाली एयरलाइंस ही सस्ती क्यों चले? आप राजधानी की क्यों नहीं कहते? दिल्ली से मुंबई राजधानी सेकंड एसी किराया 4500 रुपए का क्यों है? वहां भी तो यही चल रहा है। मैं तो उस पर तो किसी दिन बात करेंगे, तो फिर और बड़ी बात होगी। अभी तो वहां तो डायनेमिक फेयर चल रहा है, मैं खुद आया हूँ, 43-45 रुपए का टिकट है उसका। तो वो तो वहां तो और कम होना चाहिए, तो वहां भी कम नहीं है। वहां पर कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वहां पर वैष्णव जी है, उनका आम लोगों से कोई लेना देना कभी रहा नहीं है, तो वो अलग है, उस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। नहीं, तो राम मोहन जी का भी कोई बहुत लेना देना नहीं है, तो इसलिए फ्लाइट जो है, आप ये भूल जाइए कि सस्ती उड़ेगी एकदम 2,000 रुपए में आप पहुंचे, वो नहीं होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या ये इस पे रिलुक करना चाहिए कि एक सीमा से ज्यादा फेयर ना बढ़े, अगर डिमांड सप्लाई है। बल्कि दिल्ली मुंबई क्लस्टर का किराया तो सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना, वही तो डिमांड है आपके पास कि आपकी फ्लाइट हमेशा भर के जाती है, तो आप एक्स्ट्रा क्यों चार्ज करें? हाँ। आप रीजनेबल रखें, आपकी फ्लाइट तो भर के जा रही है। लेकिन अब फिर वो लोग कहेंगे कि आप बिजनेस तय करोगे कि कैसे, आप उसका किराया कम कराओ, जो हम फ्लाइट लेके आए किराए पे, उसका जो हम डॉलर में पे करते हैं विदेशी लीज को, उसको कम कराइए। तो वो हम नहीं करा सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या प्राइसिंग में तय कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर आप एक वाइबल और एक सस्टेन बिजनेस चलाना, तो कहीं तो सोचना पड़ेगा ना आपको कि आप एक जगह कितना करें। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक हफ्ते बाद जाना, 25,000 रुपए का टिकट है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक फ्लाइट का उसी दिन का, एक का 25,000 का टिकट है, एक का 15,000 का टिकट है, एक का 18,000 का टिकट है। भाई खर्चा तो उतना ही आ रहा है ना सबका। कई लोगों ने मुझे शिकायत की, मुझे नहीं पता, कि आप यदि एक टिकट को मतलब एक डेस्टिनेशन को बार बार चेक करते हैं ऑनलाइन, तो वो किराया अपने आप बढ़ा देते हैं। ऐसा भी होता है क्या? ये कहा जाता है ऐसा कि अगर आप बार बार चेक कर रहे हैं, तो उसमें एल्गो है कि वो प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है। अगर देखिए, नॉट ओनली यू, अगर मान लीजिए दिल्ली मुंबई की बहुत ज्यादा सर्च हो रही है, तो डिमांड जनरेट हो रही है ना, बहुत सारे लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, तो अपने आप किराया बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका एक तोड़ है, इनकॉग्निटो मोड पे आप अपना गूगल खोलिए, जिससे कि पता न चले सामने वाले को कि आप सर्च कर रहे हैं। बहुत लोग करते हैं इनकॉग्निटो मोड पे जाके उसको सर्च करते हैं, लेकिन ये एल्गो है। आप अभी जाइए और होली के टिकट देखिए जाके, सस्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग उसको सर्च कर रहे होंगे, तो किराया अपने आप बढ़ गया। डिमांड सप्लाई लगा दी वहां पे, किराया बढ़ गया। जहां डिमांड नहीं वहां कम करो ना किराया, वहां नहीं कम करेंगे। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है इसमें कोई डिक्टेट नहीं आ सकता कि आपको इतना ही किराया रखना है या इतना, वो उन पे छोड़िए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चेक जरूर होना चाहिए कि जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके अगेंस्ट वो क्या है। 15,000 रुपए लेके क्योस के लिए हमने आपको पैसे दिए थे एयरपोर्ट में, 5 मिनट लेट हो जाए तो गेट नहीं खोलेगा आदमी, गेट नहीं खोलते वो, वापस कर देगा। फ्लाइट वापस सामने खड़ी फ्लाइट दिख रही है, लेकिन गेट नहीं खोलेगा, वापस कर देगा। कोई मुरव्वत नहीं करते हैं। लेकिन जब आप कैंसिल कराने जाएंगे या उनकी गलती होगी, तो आपको चाय भी नहीं देंगे, पानी भी 10 ml देते हैं। अरे तो सर, ये हम तो शुरुआती दौर में तो उसमें भोजन वगैरह भी कुछ मिल जाता था, आजकल तो पानी भी वो ऐसे देता है कि चलो धन्य हो गया जीवन। पानी इतना कम देते हैं वो एक बार में, कि आपको अगर ज्यादा प्यास लगी, आप 2-3 बार मांगो, तो आपको खुद ही शर्म आ जाएगी कि यार आप नहीं मांगते तो ज्यादा अच्छा है। हवाई जहाज में ही मैंने अब देखा कि जहाँ पर खुला पानी मिलता है, बाकी हम हाँ, छोटी सी गिलास। वहाँ पे बॉटल्ड पानी मिलता है। क्या ये भी रेगुलेशन में नहीं आता कि भाई कैसे कर सकते हैं? भाई दुनिया को आप हाइजीन सिखा रहे हैं, सेफ्टी सिखा रहे हैं, तो पानी खुला क्यों बेच रहे हैं? आप 200 ml की बोतल दीजिए ना, दीजिए, लेकिन जितनी बार मांगे आदमी दीजिए। पानी देते समय ऐसा एहसान दिखाएंगे कि जैसे आपने कोई उनका घर मांग लिया हो ऐसा। तो ये सब तो खैर, मतलब बहुत माल प्रैक्टिसेस एयरलाइंस में हो रही है। और मुझे तो बहुत सख्त शिकायत है कि एयरलाइन के अंदर वो 150 रुपए का समोसा क्यों है। आज मैंने बहुत रिस्क ले ली नीरज जी को नाराज करने की, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सारे उनके मित्र हैं जिन पर हमने चर्चा की और लोग भी जानते हैं, मेरे कहने की बात नहीं, वो सब जानते हैं कि आप ये सब लोग।
तो सर देखिए, जहां गड़बड़ है वो चाहे मित्र हो और चाहे ना हो, उसमें कोई मुरव्वत नहीं है। बराबर, जहां गड़बड़ है वहां गड़बड़ है। ठीक है, चलो, तो ये आपका दिल बड़ा है, लेकिन ये तो आपने माना ही कि मित्र हैं आपके। नहीं, मित्र तो मेरा संसार में ऐसा कोई नहीं, सभी हैं। एवरीबडी इज माय फ्रेंड। मेरे तो ट्रम्प साहब, इलान मस्क साहब, ये सब मित्र हैं जी, सर। सब बड़े बड़े। अब सब आप इतने बड़े लोगों के नाम लेते हैं ना, हम तो उन लोगों में से हैं कि पैदा भले ही तिरुवनंतपुरम में हुए हो, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती तो हम गोवा लिखते हैं बर्थ प्लेस, ताकि सीधे सीधे लिखा जा सके ओए, क्या कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आप बड़े लोगों के साथ रह सकते हैं। चलिए, तो कुछ आज बार को स्टार्टअप की कोई कहानी सुनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज स्टार्टअप की कहानी बहुत मजेदार है। और आपने बहरूस की बिरयानी खाई है? सुना है मैंने। अरे इतना फेमस है। फासोस के रोल खाए कि नहीं खाए आपने? वो भी। और स्टोरी का पिज्जा खाया होगा। इन यस। सब का एक ही ब्रांड है, एक ही कंपनी, जिसका नाम है रिबेल फूड्स। तो दो बंदे थे, जयदीप बर्मन और कल्लोल बनर्जी। ये इन दो लोगों ने आईएम लखनऊ से पढ़ाई की। उसके बाद सोचा कि चलो एक काठी रोल का बिजनेस बनाते। काठी रोल ना, वो लपेट के उसके अंदर फिलिंग कर देते। साइड बिजनेस के तौर पर इन्होंने शुरू किया। बिजनेस चल गया तो इन्होंने इसको काफी ग्रो किया, लेकिन गलती एक कर गए ये, इन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिए। तो रेस्टोरेंट रन करना थोड़ा कठिन काम है। उसमें कॉस्ट बहुत, एक्सपेंसेस बहुत आते हैं, रियल एस्टेट के एक्सपेंसेस, मैन पावर के एक्सपेंसेस, और प्लस वेस्टेज बहुत होता है। तो वो बिजनेस धीरे धीरे इनका डाउनाडोल होने लगा। तो इनके दिमाग में, चूंकि बंदे पढ़े लिखे थे, अब दिमाग और आंखें दोनों खोल के चल रहे थे वो, तो इन्होंने तुरंत देखा कि उस समय एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा था, क्लाउड किचन का, घोस्ट किचन। कि एक ही किचन से बना के बेचो, दुकान खोलने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन जाएगा, घर घर में सर्व होगा। इन्होंने इमीडिएटली वो बंद किए और ऑनलाइन किचन पे शिफ्ट हुए। और वो बिजनेस फिर इनका चल पड़ा, क्योंकि कॉस्ट एकदम से रिडक्शन में आई। और उस समय ये सब डिजिटल बहुत हो चुका था। तो धीरे धीरे 14-15 से ग्रोथ होती चली गई। उसके बाद उन्होंने उसी क्लाउड किचन से बहुत सारे ब्रांड लॉन्च किए। अवन स्टोरी पिज्जा लॉन्च किया, बहरूस बिरयानी लॉन्च की, फासोस के रोल लॉन्च किए, तरह तरह के रोल, और ये सब बहुत सारे, 10-12 ब्रांड उन्होंने बना डाले। और उसके बाद पूरे देश में इसको किया, विदेशों में इसको किया, और एक्सपैंड करते चले गए। और सक्सेसफुली इसलिए चला क्योंकि वो पिवट पॉइंट था कि जब आप क्लाउड किचन में आ जाए। आज की तारीख में आप पता नहीं कितने क्लाउड किचन आपके इलाके में चल रहे हो। मेरे इलाके में एक ताज होटल का क्लाउड किचन है, कैन यू बिलीव इट? हाँ, इसका एक क्लाउड किचन यहाँ पे चलता हुआ दिखता है। तो बहुत ही मजेदार स्टोरी बनी, और वो धीरे धीरे दोनों ने बढ़िया ग्रो किया सक्सेसफुली। और आज की तारीख में करीब 1400-1500 करोड़ का उनका रेवेन्यू है। तो यहाँ पे वो पिवट पॉइंट क्या था? किचन, क्लाउड किचन। कि हमारे आसपास के घरों में देखिए तो कोई टिफिन सर्विस चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है घर से अपने, उसी को उन्होंने बड़ा एक्सपेंड कर दिया। तो अब इसमें लागत बहुत कम आई आपकी, क्योंकि आप अपने घर में बना रहे थे। एक कमरा ले लिया, उसमें किचन बना लिया, उसमें कोई बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कुर्सी मेज लगाने की जरूरत नहीं, वहीं पे बन रहा, वहीं पैक हो रहा, और होम डिलीवरी हो रही। होम डिलीवरी के लिए जोमेटो, स्विगी भी आ गए, वो भी आ गया, उसके लिए भी मैन पावर की अलग से जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प स्टोरी लगी कि ये बहुत बड़े ब्रांड बन गए। मतलब अब बहरूस की बिरयानी तो बहुत ही बड़ा ब्रांड हो गया है, फासोस बहुत ही बड़ा ब्रांड हो गया है। तो ये सक्सेस स्टोरी का एक मात्र था कि आपने जैसे किचन बनाया अपना क्लाउड किचन, बिजनेस चमक गया। पहले गलती उन्होंने भी की। तो कई बार आप रन करते हुए बिजनेस में सीखते हैं कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं। तो आपने आंख और दिमाग दोनों खुले रखे थे। तो पूरी स्टोरी एक, मतलब बहुत ही सेलिब्रेटेड स्टोरी है रिबेल फूड्स की। मे भी शायद वो लिस्टिंग की भी तैयारी करेंगे। तो एक बड़ा ब्रांड रिबेल फूड्स के नाम पे बन गया। अब वो फ्रेंचाइजीज भी देते हैं लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी स्टोरी है। जैसे रेबेल फूड्स ने गलतियों से सीखा, सरकार भी कभी शायद सीखे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। मुझे लगता है कि इस बार जरूर सीखेंगे। वो इतना बड़ा क्योस हुआ है कि वो सीखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्ञानवर्धन किया हमारा, और हमको समझाया कि कैसे एविएशन एजेंसी चलती है, और हमारे गाली देने से नहीं होता, बड़े मुश्किल काम है चलाना, है ना? यस। थैंक यू सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आंखें दिमाग खोल कर रखिए, नीरज जी की तरह से।
है ना? और समझना हो तो एंशु देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।